आइए एक एक करके इन जनरलिटी को लेके चलते हैं। ये जनरलिटी थोड़ी सी आसान, थोड़ी सी उलझी हुई, आउट ऑफ ट्रैक बोल सकते हैं उनको, वैसी हैं। यू विल एंजॉय जब इन्हें करेंगे, आपको अच्छा लगेगा करना। फॉर्मेट बना लीजिए अपने पास, मेरे साथ साथ करेंगे। जहां वर्किंग होगी वहां वर्किंग करेंगे, बाकी चीजों को हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। रिसीव्ड 200 फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। कई लोगों ने मुझसे वैसे भी पूछा, ओल्ड न्यूज़पेपर को बेचे जब आपके पास पैसा आता है, उसे क्या बोलते हैं? मिसलिनियस इनकम या सन्ड्री इनकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सन्ड्री इनकम। मतलब इट्स नॉट अ सेल। न्यूज़पेपर बिकेगा, घास बिक जाएगी, कूड़ा कबाड़ा बिक जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं? सन्ड्री इनकम बोलते हैं, मिसलिनियस रिसिप्ट बोलते हैं। नंबर 10। तो क्वेश्चन 10 है ये आपके पास। तो फर्स्ट एंट्री हमारे पास जो निकल कर आई है वो क्या है? रिसीव्ड ₹200 फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। तो मैं एंट्री क्या करूंगा? कैश अकाउंट डेबिट करूंगा, और टू सन्ड्री इनकम अकाउंट, या मैं बोलूंगा क्या, मिसलेनियस। मिसलेनियस की स्पेलिंग ठीक से लिख लेते हैं। इनकम अकाउंट, दैट यू विल राइट 200, और कितना? 200। क्या बोलेंगे? सोल्ड ओल्ड न्यूज़पेपर। सोल्ड ओल्ड न्यूज़पेपर, ऐसी आपकी एंट्री बन जाएगी। दिस इज हाउ यू टू राइट इट। ठीक है जी, सोल्ड न्यूज़पेपर आपकी एंट्री बन गई। ऐसा मैं यहाँ लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, थोड़ा छोटा करके इसको, ताकि हम लोग इस पर ज्यादा लिख सकें। आप लोग फॉर्मेट में काम करेंगे, आप लोगों को फॉर्मेट में काम करना है, ठीक है? पहला एंट्री। आई होप दिस इज फाइन विद एवरीबडी, दिस इज द फर्स्ट एंट्री। कोई ऐसी दिक्कत नहीं आ रही है? फर्स्ट रो चला। 500 स्पेंट ऑन एंटरटेनमेंट ऑफ कस्टमर्स। कस्टमर के एंटरटेनमेंट में 5,000, 50,000, 1 लाख जो भी खर्च कर दिया, रूटीन एक्सपेंस। आपको क्या करना है? एक्सपेंस तो कर ही दिया आपने, कैश चला गया। कैश चला गया तो क्रेडिट होगा। डेबिट में क्या होना है? ठीक है, सन्ड्री एक्सपेंस डेबिट कर लें, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस डेबिट कर लें, यू कैन राइट दैट। ठीक है, दैट्स अ फ्रीडम। वैसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सो व्हाट आई विल राइट हियर, नंबर 2, मैं लिखूंगा सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, या मैं बोलूंगा क्या, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट, अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एंड 500 और 500 आप ऐसे लिखेंगे, और क्या बोलेंगे? पेड फॉर, नरेशन में लिख देंगे, एंटरटेनमेंट। पेड फॉर एंटरटेनमेंट किसका? एंटरटेनमेंट ऑफ कस्टमर्स के लिए। आपके कस्टमर वेटिंग लाउंज में बैठे हैं, उनको लूडो खिला दिया, ब्रेड पकौड़े खिला दिए, या कुछ और काम कर दिया, मतलब एंटरटेनमेंट के लिए खर्चा कर दिया, ऐसा। सन्ड्री एक्सपेंस डेबिट कर दो, या एंटरटेनमेंट एक्सपेंस डेबिट करके कैश या बैंक कर कैश कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है। ये लाइट द एंट्री। अच्छा, अब ये करने में दिक्कत होती है कि क्या डेबिट करना, क्या क्रेडिट करना। अगर आपने रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट, हाँ, तो जो मैंने रिकॉर्डिंग बोला देखी तुमने घर में, अभी भी भूल है मामला? ठीक है, कोई बात नहीं, दोबारा से बैठेंगे कल फिर। नेक्स्ट देखिए। चलो मैं यहाँ करते हुए दिखाता हूँ आपको। रिसीट 5,000 फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। अब ओल्ड फर्नीचर से पैसा मिला तो आप मिसलिनियस नहीं लिखेंगे इधर, मिसलिनियस नहीं लिखेंगे आप। यहाँ तो ओल्ड फर्नीचर एसेट्स है। तो आप देखिए, रिसीव्ड हो रहा है ना, रिसीव्ड, मेरा कैश। ध्यान से देखेंगे, रिसिप्ट देखो ध्यान से। पैसा आया तो कैश बढ़ गया, कैश बढ़ गया तो क्या करना? डेबिट करना। और जो है आपका ओल्ड फर्नीचर है, इट इज योर एसेट्स, ये आपके पास चली गई, कम हो गया तो क्या करना? क्रेडिट। एसेट्स बढ़ती तो डेबिट करते हैं, घटती तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। कैश इज एन एसेट्स इंक्रीज, और क्या, ओल्ड फर्नीचर इज एन अनदर एसेट्स डिक्रीज। तो और रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट क्या कहता है? एसेट्स का बढ़ जाए तो डेबिट करना, घट जाए तो क्या करना? क्रेडिट करना। तो व्हाट आई राइट हियर, एंट्री एंट्री नंबर 3, आई राइट कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू ओल्ड फर्नीचर अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट ओल्ड फर्नीचर लिखूंगा, और अमाउंट डालूंगा कितने का? 5,000 का। आई राइट 5,000 और 5,000। व्हाट नरेशन आई राइट? सोल्ड
ओल्ड फर्नीचर फॉर कैश। पुराना फर्नीचर कैश में बेच दिया। मैं एंट्री स्क्रीन में ऐसे लिख रहा हूँ, आपको क्या करना है, आपको फॉर्मेट में लिखना है। बोलिए। बेटा, एसेट्स को बेचना इज नॉट अ रेवेन्यू। एसेट्स को बेचना रेवेन्यू नहीं होता। गुड्स को बेचना रेवेन्यू होता है। आपको मालूम होना चाहिए कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट। व्हेन यू आर सेलिंग गुड्स इट्स योर रेवेन्यू रिसिप्ट। व्हेन यू आर सेलिंग एसेट्स इज डिक्रीज इन योर एसेट्स। आपका एसेट्स बेचने का बिजनेस थोड़ा ही है, इसलिए ऐसा हुआ। ठीक है जी। अभी अभी शायद आज या कल की क्लास में, अगली क्लास में क्वेश्चन आएंगे, पैसे पैसे वाले, इनाम वाले क्वेश्चंस आएंगे, प्राइज मनी वाले क्वेश्चंस आएंगे, देखेंगे कितना करते हैं। है ना। दिस इज एंट्री नंबर 3 डन। ये इसमें कहाँ से आई, तो मजाक मजाक चल रहा है, यहाँ का इनाम दूंगा मैं तुम्हें। ऐसी बात करते हो तुम लोग। नोट कर लिया इसने। नंबर नेक्स्ट। received VPP from Gopal for 7,000, spent 50 on conveyance charges by an employee to collect it। एम्प्लॉय ने 50 रुपए खर्च कर दिया इस पर। और मतलब आपने क्या किया अब, पहले तो समझिए वीपीपी क्या होता है। पुराने जमाने में जैसे आपने देखा होगा ना, अमेजन से, फ्लिपकार्ट से, बाकी जगह से आप सामान खरीदते हैं, एंड सीओडी, कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन होता है। पुराने जमाने में इंडियन पोस्ट जो होती थी, भारतीय डाक, आप अपना ऑर्डर देते थे, सामने वाला आपके घर के आप हिस्से पे ऑर्डर भेजता था, और उसे कहते थे वैल्यू पेबल पोस्ट। वीपीपी की फुल फॉर्म होती है क्या? वैल्यू पेबल पोस्ट। इसे वैल्यू पेबल पोस्ट बोलते हैं, वीपीपी फुल फॉर्म। तो क्या करना होता था, सामने वाले को आप ऑर्डर देते थे, वो आपके घर सामान भेजता था, फिर आप पैसा देते थे। जब तक आप पैसा नहीं देंगे, पोस्टमैन आपको सामान डिलीवर नहीं करता था। इट इज लाइक परचेज। क्या कहलाती थी? परचेज है, ऐसा बोलते थे इसको। ठीक है जी। 50 रुपए का कन्वेंस चार्जेस लग गया है, इसका हम रख लेंगे। और फिर वो कन्वेंस चार्जेस कस्टमर को देना नहीं देना वो बात की बात है। अभी 50 रुपए कन्वेंस चार्जेस किसने भरा है? एम्प्लॉय ने भरा है। अब पोस्ट ऑफिस से आपको कॉल आ गया कि भाई आपका सामान हमारे पास पड़ा है। पोस्टमैन कहता है मैं नहीं आ पाऊंगा, बड़ा सामान है। हमने अपने एम्प्लॉय को भेज दिया, एम्प्लॉय ने रिक्शा विक्शा ले लिया, 50 रुपए उसका खर्च हो गया। तो क्या एंट्री करनी पड़ेगी जरा देखें। यहाँ नंबर 4 पे लिखेंगे आप क्या? परचेजेस। परचेजेस अकाउंट डेबिट, यू विल राइट 7,000। ठीक है, 7,000 रुपया। कन्वेंस चार्जेस, कन्वेंस चार्जेस डेबिट 50 रुपया से टू कैश अकाउंट 7,000 से। या मैं मान के चलूं कि एम्प्लॉय ने पैसा दिया और मैंने उसे वापस कर दिया पैसा। मतलब एम्प्लॉय जब आया होगा ना मेरे पास, तो मैंने एम्प्लॉय को कितना पैसा दिया होगा? 7,050। तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ इसको। आई राइट दिस 7,050, आई कैन राइट दिस। भाई, एम्प्लॉय ने पैसा दिया, तो हमें तो एम्प्लॉय को पैसा देना ही देना है। और अगर मैं एम्प्लॉय को पैसा दूंगा तो क्या करेंगे, वो मेरा एक्सपेंस बन जाएगा। तो अगर इसकी मैं एंट्री बनाता तो पता क्या एंट्री बनती? कन्वेंस चार्जेस डेबिट टू एम्प्लॉयज, फिर एम्प्लॉय डेबिट टू कैश। तो फाइनल एंट्री बनती है कन्वेंस चार्जेस टू कैश। मैंने फाइनल एंट्री लिखी है यहाँ पर। मैं इतना बड़ा नहीं करना चाहता उसको। देखो बेटा, समझना। कन्वेंस चार्जेस कस्टमर, हमारे एम्प्लॉय ने पे कर दिया, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? हमारा फर्म का सामान लेने के लिए एम्प्लॉय की अपनी जेब से पैसा क्यों भरेगा भाई? नहीं भरेंगे। ठीक है जी। तो एम्प्लॉय ने भर दिया, हम एंट्री क्या करते थे? कन्वेंस चार्जेस डेबिट, और एम्प्लॉय को अपना क्रेडिटर बना लेते थे। एम्प्लॉय क्रेडिट हो गया। फिर हमने एम्प्लॉय को पैसा दे दिया को, तो एंट्री बन गई क्या? एम्प्लॉय डेबिट टू कैश। अब कंबाइन करूंगा तो क्या एंट्री बनेगी? कन्वेंस चार्जेस टू कैश। हमने डाल दिया, कन्वेंस चार्जेस टू कैश हो गई एंट्री। तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पर? परचेज्ड गुड्स थ्रू वीपीपी एंड पेड कन्वेंस चार्जेस। कन्वेंस चार्जेस पे करती है, ऐसे करके एंट्री हो गई। दिस इज योर एंट्री नंबर 4। ठीक है, इस एंट्री पे इंपॉर्टेंट लगा देना। ये आपके शायद एग्जाम में कभी कोई टीचर पूछ ले, तो यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस। है जी। हाँ। हाँ। सिलेबस से बाहर की तो पता नहीं कितनी चीजें मैंने पढ़ाई हैं तुम्हें। 11th 12th की जर्नी में मेरे साथ सिलेबस की बात मत करना। मुझे आपको हर तरह से सॉलिड बनाना है। ये थोड़ी है कि तुम सिर्फ 11th 12th पढ़ के घर बसा लो कि भाई आगे भी तो पढ़ोगे।
वहां पता है क्या बोलेंगे प्रोफेसर, एक बार मुझे एसआरसीसी के प्रिंसिपल से मिलना हुआ किसी प्रोग्राम में, तो वो ऐसी कुछ बातचीत हुई, इट वाज अ हेल्दी डिस्कशन। मैंने कहा कि सर आप तो आपके सिलेबस में से कितनी सारी चीजें काटते हो। कह रहे अरे बेटा मेरी गलती क्या है, तुम्हारा सीबीएसई बच्चों के सिलेबस में रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर काट देता है, एनपीओ काट देता है, ये काट देता है। कह रहे क्यों काट रहे हो भाई, हम तो ये मान के चलते हैं कि बच्चा ये पढ़ के आया होगा और तुम पढ़ा के भेजते नहीं हो। मैंने कहा हम तो हमने तो सीबीएसई काट देता है। तो बड़ा सीबीएसई शुड कट डाउन सिलेबस रियलिस्टिकली, अननेसेसरी के चैप्टर काट दिए हैं। कह रहे जब हम ग्रेजुएशन में बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमें उनके उनको हम मान के चलते हैं कि वो पढ़ के आए हैं। फिर तो ज्ञान जितना मिलता है उससे बटोर लेना चाहिए। हाँ अब एग्जाम में आए ना क्या फर्क पड़ रहा है, बट यू आर रेडी फॉर दैट। प्रूडेंस एट ए मैटर ऑफ प्रूडेंस हम कर रहे हैं इसको, ठीक है। एक चीज ये हो गया। पीपीपी का चक्कर समझ में आया। भोपाल का नाम कहीं नहीं आएगा इसमें। वैल्यू पेबल पोस्ट का मतलब क्या है, पैसा दिया और सामान लिया। अब चाहे गोपाल से आए चाहे श्री राम से आए, हमें क्या मतलब है उस चीज से। गॉट इट। ऐसा करना हम लोगों ने। दिस इज योर वैल्यू पेबल पोस्ट वाला पार्ट। नेक्स्ट, परचेज्ड 20 shares of Atlas Cycle India Limited एट द रेट 120 पर शेयर एंड पेड ब्रोकरेज रुपीज 2% ब्रोकरेज पे करे। इसमें भी आप, इस वाले पे भी अब आप क्या लगाएंगे, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ये सब काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं, आपका बिजनेस है, बिजनेस के पैसे से आप क्या कर रहे हैं, एटलस साइकिल इंडिया लिमिटेड के क्या कर रहे हैं, 20 शेयर खरीद रहे हैं और 120 रुपए का एक शेयर है। उस पर ब्रोकरेज देनी पड़ रही है। फिर मार्केट में जब भी आप शेयर खरीदते हैं बिना ब्रोकरेज के तो काम हो ही नहीं सकता, ठीक है। और शेयर खरीदना जो है आपका, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, ये आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। देखिए बेटा इन्वेस्टमेंट तीन तरह के होते हैं, अगर मैं बोलूँ तो। एक इन्वेस्टमेंट जो होता है जिसे हम बोलते हैं करंट, एक बोलते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो 1 साल से ज्यादा के लिए। एक करंट इन्वेस्टमेंट जो क्या होगा, 1 दिन से लेकर 6 महीने तक के लिए रहेगा। और एक होता है लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स, मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वो 3 महीने से कम का होता है। लेकिन आपकी बुक में करंट और नॉन करंट बोला है सिर्फ। करंट मतलब 1 साल से कम, नॉन करंट मतलब 1 साल से ज्यादा। हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट जिन्हें 3 महीने के अंदर अंदर कैश कराने वाले हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टमेंट ही है ये। तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पर। अब आपकी एंट्री जो चलेगी वो क्या चलेगी, देखिए जरा। कौन सा नंबर एंट्री है ये वाली, विच नंबर इज दिस, 5। आइए देखते हैं। तो हम लिखेंगे क्या, इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट। इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट, कितने के शेयर खरीद रहे हैं आप, देखिए जरा। आप खरीद रहे हैं 20 × 120, कितना हो गया बताइए, 0 0 2400, और प्लस ब्रोकरेज और लग रही है 2400 का कितना, 2/100। तो कितने की ब्रोकरेज लग रही है, 2400 प्लस 48, 2448 का आप सामान खरीद रहे हैं। किसी एसेट्स को खरीदते समय, हाँ, किसी एसेट्स को खरीदते समय अगर आपको ब्रोकरेज या कोई खर्चा देना पड़ रहा है तो उसकी कीमत में जुड़ जाएगा। योर इन्वेस्टमेंट विल कॉस्ट यू व्हाट, 2448। ब्रोकरेज अलग से नहीं लिखेंगे इसके अंदर, ये नहीं, शेयर नहीं लिखेंगे ना, इन्वेस्टमेंट बोलेंगे उसे हम अपना। सो व्हाट विल राइट हियर, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट कितना, क्या बोल रहे हो बेटा। हाँ, लेकिन अच्छा एक बात बता, मेरी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कितनी है, हाउ मच इट कॉस्ट टू मी, मेरी एक्विजिशन कॉस्ट कितनी है। हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल क्या कहता है, क्या आप इन्वेस्टमेंट को एसेट्स मान रहे हो नहीं मान रहे हो, क्या आप ब्रोकर हो, ब्रोकर थोड़ा ही हो आप। तो इन्वेस्टमेंट इज इन योर एसेट्स, चाहे नॉन करंट हो करंट एसेट्स हो। और एसेट्स की एक्विजिशन में जो खर्चा लगेगा एसेट्स की कीमत में जुड़ेगा ना। परचेज मशीनरी एंड पेड इंस्टॉलेशन चार्जेस, क्या करोगे, कहाँ डालोगे उसको, ठीक है। कुछ ऑथर क्या करते हैं, नहीं इंक्लूड कर रहे होते, बट आई कंसिडर कि इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर नेचर का मान के चलेंगे, एसेट्स खरीद रहे हैं हम लोग, है ना। तो हमने क्या कर दिया, 2448। और चाहे कुछ भी ना बोला जाए, एंट्री बैंक से ही होनी है इसकी, बैंक अकाउंट। फिर कभी भी कैश से नहीं खरीदे जाएंगे 2448, ये ध्यान रखेंगे आप। चाहे न भी बोला जाए तभी भी आपको चेक से पेमेंट करनी है। शेयर की खरीद जो होगी वो आप किससे करेंगे, आप हमेशा चेक से करेंगे, है ना। कंपनी अपने शेयर कभी कैश में नहीं बेचती है,
यू हैव टू पे बाय चेक। तो क्या लिख देंगे? परचेज्ड 20 शेयर्स ऑफ एटलस, अबे आल्टस कर दिया, एटलस इंडिया लिमिटेड ऐसा कर दिया। ब्रोकरेज भी उसी के अंदर डाल दिया, नंबर 6। ये वाला पार्ट आपका हो गया। अब आपने क्या कर दिया, वही 20 शेयर एटलस के बेच दिए 150 पर शेयर, और ब्रोकरेज कितनी भर दी है? 2%। तो जरा समझिए, अब क्या बनेगा क्वेश्चन में? 20 इंटू 150 कितना हो गया बताइए? 3,000 -60 से तो कितना बन गया? 2940। जब आप शेयर बेचेंगे तो भी ब्रोकर अपना पैसा लेगा, तो आपके हाथ में पैसा कितना आएगा? ब्रोकरेज काट के आएगा। अंडरस्टैंड? ब्रोकरेज कट के आपको पैसा मिलेगा। व्हाट फाइनल अमाउंट यू विल गेट? देखो, अगर आपके पेरेंट्स शेयर में डील करते होंगे, तो जब उन्होंने कोई शेयर खरीदे, तो जो ब्रोकरेज है वो आपकी लगकर मिली आपको ब्रोकरेज, है ना? या मैं बोलूँ, एक मिनट रुक जाइए, जस्ट होल्ड करिए। कोई बात नहीं, चलो कैसे करते हैं देखिए जरा। यही 20 शेयर अगर आप बेच रहे हैं तो कैसे करेंगे एंट्री? अब आप इसकी अब ध्यान से देखिएगा। एंट्री नंबर हम लिखेंगे बैंक डेबिट, बैंक्स अकाउंट डेबिट। हाउ मच आई एम गोइंग टू गेट? 3,000 - 60, मुझे कितना मिलेगा? 294। कितना मिलेगा मुझे पैसा? 2940 मिलेगा। टू टू इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट। कितना मैंने मैंने खरीदे कितने में थे ये? 2448 में खरीदे थे ना? देखो, मैंने खरीदा कितने में था? 2448 में खरीदा था। मुझे पैसा कितना मिल रहा है? 2940। इस प्रोसेस में मुझे फायदा हुआ या नुकसान हुआ? हाँ, प्रॉफिट हुआ। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर? टू, प्रॉफिट एंड लॉस लिख के लिख दूंगा गेन ऑन सेल, गेन ऑन सेल। कितने का प्रॉफिट हुआ? डेबिट क्रेडिट का डिफरेंस बता दीजिए, कितने का डेबिट हुआ? ना 29540 में से 2448 माइनस कर दिया, 2 बचा, 9 बचा, 4 बचा, 492 रुपीज का मुझे गेन हो गया। कुछ टीचर गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट लिखते हैं, कुछ टीचर प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में गेन ऑन सेल लिखते हैं। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट के अंदर ये ब्रोकरेज ना जोड़ते, तो 48 तो आपके प्रॉफिट लॉस की कंपैरिजन में आता ही नहीं। एक्विजिशन कॉस्ट कितनी थी? 2400 प्लस 48। सेलिंग कितना मिला आपको? 3,000 की मिले ना आपको ये? अभी कैलकुलेशन ही करके दिखाई, ये देखो, ये रहा। 20 इंटू 150, 3,000 रुपए के शेयर बेचे आपने, और ब्रोकर ने कितने पैसे काट लिए? 3,000 का 20% काट लिया। 2%, 3,000 का 2% कितना होता है? 60 रुपीज होता है। ये 60 रुपीज यहाँ गया ऐसे। क्या करूं बता? पहले मुझे बता, इस प्रोसेस में फायदा हुआ या नुकसान हुआ? क्रेडिट होगा या डेबिट होगा? डेबिट क्यों होगा? क्रेडिट होगा ना। हाँ, अब बोल आगे। ना ना ना, प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग। अब ये आपको मैं डाउट लेके, ये कंसेप्चुअल एरर है। जब हम गुड्स बेचते हैं, 4,000 की गुड्स 6,000 में बेची, तब हम प्रॉफिट लॉस थोड़ी देख रहे होते हैं। जब हम कोई एसेट्स बेचते हैं तब प्रॉफिट लॉस देखते हैं। और तुम बोलोगे ऐसा क्यों नहीं करते? जब हम चीज बेचे, जैसे मैंने 4,000 की चीज खरीदी, परचेज डेबिट हो गया टू कैश 4,000 से, बेचा उसी चीज को 6,000 में, तो क्या हो गया? कैश टू सेल्स हो गया। अब ये जो परचेज और सेल्स है, ये ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जाएगा, वहां से ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, इसलिए जनरल एंट्री नहीं बनाते हैं। गुड्स में होने वाली प्रॉफिट या लॉस जो होती है बेटा, वो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जाती है साल के आखिर में, एट द ईयर एंड। और उससे हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। पढ़ा था बेसिक अकाउंटिंग में, उसमें ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ऐसा करके बोला था। इट गोज इन दैट। ठीक है जी, ऐसा चलता है इसीलिए। और ये एसेट्स है, इससे इसका प्रॉफिट लॉस तो इंस्टेंटली दिखेगा आपको, इसलिए ऐसा करते हैं। तो ये हमारा पार्ट अब यहाँ से हमने हटा दिया यहाँ से। और क्या नरेशन कर दी? सोल्ड इन्वेस्टमेंट्स, या सोल्ड इन्वेस्टमेंट क्या कर देते हम लोग? सोल्ड 20 शेयर्स ऑफ एटलस इंडिया लिमिटेड, दैट इज द एंट्री, रियल रिकॉर्ड नंबर 6।
तो ये एंट्री अगर आएगी तो चक्कर खाएंगे आप लोग अच्छे से, इसलिए इसे ध्यान से रख लीजिए। समझ पा रहे हैं? हमने अपना इन्वेस्टमेंट बेच दिया, इन्वेस्टमेंट नाम की एसेट्स कम हो गई तो क्रेडिट कर दिया। बदले में क्या है आपके पास? पैसा है ना, बैंक डेबिट किया है। हाँ, और शेयर बेचने का पैसा एसेंशियली आपके बैंक अकाउंट में आता है, कैश में नहीं जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है जी। फिर चलते हैं। एक घोड़ा खरीद लिया। क्या खरीद लिया? घोड़ा, हॉर्स फॉर डिलीवरिंग गुड्स टू कस्टमर, ₹50,000। व्हाट एंट्री यू विल राइट? घोड़ा अकाउंट डेबिट। हाँ, लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री करेंगे? लाइव स्टॉक। तो व्हाट एंट्री ये टू रिकॉर्ड, क्या डेट है बताइए? 7। क्या लिखेंगे? लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना? 50,000। 50,000 ऐसे। क्या बोलेंगे? परचेज्ड अ हॉर्स। परचेज हॉर्स, घोड़ा खरीद लिया। अब नहीं होता घोड़ा खरीदने वरीदने का चक्कर, पुराने जमाने में घोड़ा, गाड़ी, ऊंट, हाथी सब खरीदते थे आप लोग। ऐसा करके हम क्वेश्चन कर रहे हैं। जो लोग ऑनलाइन बैठे हैं शायद समझ पा रहे होंगे इसको, या दिक्कत आ रही है करने में? Yes. समायरा, वीरेन, रिद्धि, अथर। हो रहा है सर। Yes, sir. ओके। हाँ ऐसे में। यस। चलो। रिसीव्ड ऑन एडवांस 10,000 फ्रॉम रवि अगेंस्ट अ गुड्स ऑर्डर 25। एक बंदा हमारे पास आता है कि सर मुझे 25,000 की चीजें चाहिए। हमने कहा कब चाहिए? उसने कहा इस डेट को चाहिए। हमने कहा डन, मिल जाएगी। फिर वो चला गया। तो कोई एंट्री नहीं लिखनी भाई। ऑर्डर कोई लिखवा के जाकर एंट्री थोड़ी लिखूंगा मैं। क्या मॉनेटरी ट्रांजेक्शन हुई? नहीं हुई, लेकिन वो 10,000 का ऑर्डर दे के चला गया। अब हम क्या करेंगे? इसकी तो एंट्री करेंगे भाई। सुनिए ध्यान से। 10,000 का ऑर्डर अगर हमें मिला तो क्या एंट्री करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट करेंगे और एडवांस फ्रॉम रवि करेंगे। सेल नहीं लिखेंगे उसको, सेल थोड़ी लिख सकते हैं। रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल या मैचिंग प्रिंसिपल। रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड, सर्विसेज डिलीवर तो हुई नहीं, सिर्फ ऑर्डर मिला। और सिर्फ ऑर्डर मिलने की भी कोई एंट्री नहीं होती है। क्या करनी होती है? पैसा लेने की एंट्री करते हैं। अगर सिर्फ ऑर्डर है, पैसा नहीं दिया, तो एंट्री नहीं करते। हम बोलते क्या? रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम रवि फॉर गुड्स और रुपीज 25,000। कोई एंट्री नहीं करनी थी उसकी। ऑर्डर लेने की एंट्री थोड़ी करते हैं। लेकिन अब पैसा मिल गया। कितना पैसा? 10,000 पैसा मिल गया, इसकी एंट्री करेंगे। क्या एंट्री करनी है बताइए, देखें जरा। हाँ। हाँ देखिए, नंबर 8, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट 10,000 से टू एडवांस फ्रॉम। किससे मिल रहा है एडवांस हमें? टू एडवांस फ्रॉम रवि। एडवांस फ्रॉम रवि 10,000। रुक एक मिनट, मुझे लिखने दो पहले। रिसीव्ड। क्या? नहीं लिखेंगे अलग से एडवांस। एडवांस फ्रॉम रवि लिखेंगे, क्योंकि रवि से मिला एडवांस, सोन से मिला, मोहन से मिला। हाउ विल यू डिफरेंशिएट? आपको तो एडवांस अलग अलग कस्टमर से मिलते हैं, तो यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन देम। रिसीव्ड एन ऑर्डर एंड एडवांस फ्रॉम रवि। ऑर्डर भी मिला, एडवांस भी मिल गया, ये हुई एंट्री नंबर 8। इसका रीजन समझिए। कैश अकाउंट बढ़ गया, एसेट्स हो गई, और एडवांस मिल गया, गुड्स तो थी नहीं, तो ये लायबिलिटी। लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट करेंगे, कैश बढ़ेगा तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। इधर से जस्टिन पता चल रहा है कुछ? उधर से दोनों। सो हमने लिख दिया कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस फ्रॉम रवि। अब अगली आने वाली एंट्री कष्टकारी होती है। कैसे जरा देखिए, बोलो आगे। ये देखिए, ऑर्डर ऑफ रवि एग्जीक्यूटेड। क्या मतलब हुआ? अब ऑर्डर एग्जीक्यूट करने का क्या मतलब हुआ? कि सामान उसको डिलीवर कर दिया। क्या कर दिया? सामान डिलीवर कर दिया। ऑर्डर एग्जीक्यूट। एक आदमी आपको ऑर्डर लिखवा के गया, आपने कहा ठीक है जी, पैसा एडवांस रख जाओ, सामान आएगा दे देंगे। अब मैं कल जैसे, आपको तो अगले से अगले साल बारी आएगी ना। हम्म? होगा, अच्छे से होगा, डोंट वरी। ऑर्डर फॉर रवि इज एग्जीक्यूटेड। ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, मतलब हमने कैसे ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा? मैंने क्या करा, जैसे मैं केमिस्ट्री शॉप पे गया कल, मुझे कुछ दवाइयां लानी थी,
और उसके बाद एक भी दवाई नहीं थी। बोला सर मंगवानी पड़ेंगी। मैंने कहा ठीक है। मैंने उसे 1,000 रुपये ऑर्डर दे दिया और लिखवा के एड्रेस चला आया। तो ऑर्डर हो गया। अब ऑर्डर एग्जीक्यूट का मतलब क्या हुआ? 3 बजे के करीब वो मेरे घर आया, दवाइयाँ डिलीवर करके चला गया, हो गया ऑर्डर एग्जीक्यूट। वट एवर ऑर्डर आई प्लेस, हाउ हाउ विल आई कंसिडर इट इज एग्जीक्यूटेड? तो सामान दे गया, ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। तो जरा देखिए, अब जब वो सामान दे जाएगा, कितने का सामान देगा? 25,000 रुपये का। तो क्या करेंगे, जरा एंट्री देखिए। कोई करके दिखाएगा? जरा करो, करो जरा एंट्री, क्या बनेगी? कर ली? हाँ दिखाओ। एडवांस फ्रॉम रवि लिखो। ठीक है, इसने ठीक करा है। इस रन दिखाओ। ओ, थोड़ा डाउन लिखा है। देखो एंट्री नंबर 9। रुक जाओ। विल राइट कैश अकाउंट। नहीं, कैश क्यों लिखोगे तुम यार? एक गलत है तुम दोनों की एंट्रियां। रुक जाए, मैं बताता हूँ क्यों। ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ, पैसा थोड़ी मिला है पूरा। पैसा तो कितना मिला था? सिर्फ 10,000 ही मिला था। बाकी का पैसा कहाँ मिला? हाँ, तो आपकी एंट्री बनेगी एडवांस फ्रॉम रवीज अकाउंट डेबिट 10,000 से, रवीज अकाउंट डेबिट 15,000 से, टू सेल्स अकाउंट 25,000 से। और क्या बोलेंगे? ऑर्डर ऑफ रवि इज एग्जीक्यूटेड। ऑर्डर ऑफ रवि इज एग्जीक्यूटेड, ऐसे लिखेंगे एंट्री। पैसा मिला था ना, सिर्फ एडवांस मिला था। रवि को 15,000 का सामान दे दिया। क्वेश्चन में कहाँ लिखा है कि रवि का ऑर्डर कैश में एग्जीक्यूट किया है? लिखते हैं कि क्या? ऑर्डर ऑफ ऑर्डर ऑफ गुड्स ऑफ रवि एग्जीक्यूटेड इन कैश। लिखा ही नहीं, उधारी चली गई। तो क्रेडिट में चला गया, तो क्या करेंगे एंट्री में? देखिए आप, एडवांस फ्रॉम रवि जो लाइबिलिटी थी आपकी, वो खत्म हो गई। रवि नाम से क्या बन गया? आपका डेटर बन गया। और सेल्स नाम से आपका रेवेन्यू बढ़ गया। हाँ, हाँ कैश होता तो रवि की जगह कैश कर देता। हाँ तो कम हो गई ना। जब तुमने रवि को सामान दे दिया तो लाइबिलिटी थोड़ी रहेगी वो। आप, लाइबिलिटी क्यों थी? क्योंकि पैसा ले लिया था, सामान नहीं दिया था। अब आपने सामान दे दिया तो इट इज नो मोर योर लाइबिलिटी। नोट कर लीजिए इसको और अगली करिए। इसे नोट करिए, अगली एंट्री। आगे बढ़ते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 5,000, गुड्स 30,000, फर्नीचर 40,000। सिंपल सी एंट्री है। क्या एंट्री बनेगी अब आपकी? कैश डेबिट, स्टॉक डेबिट, फर्नीचर डेबिट टू कैपिटल। ओ, और क्या? गुड्स क्यों लिखेगी? परचेजेस कहां से लिखोगी? जिस बिजनेस से स्टार्ट कर रहे हो उसे स्टॉक ही तो बोलेंगे। यू हैव टू राइट स्टॉक। तो एंट्री नंबर कितना है आपकी? 10। क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट। कैश, स्टॉक और कितना? फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यही तो करते थे अकाउंटिंग क्वेश्चन में भी। कितना कितना अमाउंट लिखा जाएगा बताइए? 50, 30 और 40, 5 मिनट, 120। 50, 30,000 और 40,000, तो कितना बन जाएगा? 120। क्या नरेशन लिखेंगे? स्टार्टेड बिजनेस विद सन्ड्री एसेट्स। जब बहुत सारी एसेट्स होती है तो सन्ड्री एसेट्स लिखिए। कहाँ सबका नाम लिखते फिरोगे? लेकिन मन में आता है कि हाँ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टॉक एंड फर्नीचर, तो वैसा लिख देना। इससे पहली वाली में क्या किया? आपको ऑर्डर मिला था कैश, लाइबिलिटी बढ़ गई। जब आपने ऑर्डर पूरा कर दिया, इट इज नो मोर योर लाइबिलिटी। एग्जीक्यूट मतलब हुआ कि आपने गुड्स डिलीवर कर दी। एग्जीक्यूट का मतलब पैसा मिलना थोड़ी हुआ। अगर एग्जीक्यूटेड विद कैश, बाय रिसीविंग कैश, तब मानते कैश। हाँ, अब तुम्हें ऑर्डर मिला था ना, उसके बदले में गुड्स दे दी, इसका मतलब सेल्स हो गई। सेल्स कितने की? वो 25,000 की। एडवांस कितने का ले रखा? 10,000। 10,000 तो ले रखा था ना तुमने। अब आप तुमसे कितना पैसा लोगे? 15।
अच्छा रुको, देखो इधर देखिए सब लोग, जरा कंबाइन करो, कंबाइन करो। कैश डेबिट 10 से एडवांस एडवांस खत्म हो गया, तो क्या बचा एंट्री? कैश डेबिट 10, रवि डेबिट 15 और सेल्स 25। और यही तो हुआ है कि 10,000 पहले मिल गए थे, 15 नहीं मिले, 15 नहीं मिले तो रवि डेबिट हो गया। दिस इज हाउ यू हैव रिकॉर्ड। इंपॉर्टेंट लगा ये इन एंट्री पे, ये एग्जाम में तंग करेंगे आपको। ये लिखा, गुड्स परचेज फ्रॉम आत्मा ₹40,000 एंड सोल्ड टू यमराज 50,000 की। आत्मा से खरीदी, यमराज को बेच दी। अब देखिए कैसे करना है, करें। दो एंट्री बननी इसमें छोटी सी, 11th। आइए देखते हैं, 11th में दो एंट्री बनाएंगे हम लोग। अच्छा देखिए, अब एक और चीज देखिए, हम खरीद रहे कितने में? 40 में। बेच कितने में रहे हैं? 50 में। प्रॉफिट हो गया ना? सेल्स में तो प्रॉफिट ही होता है। हाँ, गुड्स का प्रॉफिट सेल्स का अलग से नहीं दिखाया जाता, अलग से नहीं दिखाया जाता, वो ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू निकलता है। अभी तो बोला था। हाँ, तो क्या करेंगे एंट्री? एंट्री नंबर 11। एंट्री नंबर 11 क्या? एंट्री नंबर 11 में क्या लिखेंगे? परचेजेस, इसका एक पार्ट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू आत्माज अकाउंट। आपने खरीद लिया सामान किससे? आत्मा से। आत्माज अकाउंट कितने से? 40,000 से। 40,000 और 40,000। व्हाट नरेशन यू विल राइट? परचेज्ड गुड्स फ्रॉम आत्मा। और फिर दूसरे नंबर पे एंट्री बनेगी क्या? वही चीजें किसको बेच दी? यमराज को बेच दी। तो व्हाट यू विल राइट? यमराज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट कितने से? 50,000 से और 50,000 से। क्या नरेशन बनेगी? सोल्ड गुड्स टू यमराज। अब ध्यान से समझना, अगर अकाउंटिंग की क्वेश्चन होती तो वहां प्रॉफिट लॉस कैपिटल में चला जाता, यहां नहीं होगा, जनरल एंट्री में। बिल्कुल गुड्स के साथ नहीं होगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एसेट्स के साथ आप प्रॉफिट एंड लॉस यूज करेंगे, गुड्स के साथ यूज नहीं करेंगे। नहीं कुछ ठीक तो है, दिख रहा है साफ साफ। सेल्स जो बनती है ना, सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में जाती है, परचेज डेबिट में जाती है, अपने आप प्रॉफिट लॉस निकलता है। बोलिए। हाँ, रेवेन्यू बढ़ा ना, कितने से बढ़ा? 50 से। अरे यमराज को उधार बेचा है भाई आपने, कैश। वेर इज द कैश वर्ड हियर? वेर इज द कैश वर्ड? कहाँ कैश लिखा है? नाम लिखा है ना, आत्मा। आपने क्रेडिट परचेज करी और आपने क्रेडिट सेल्स कर दी। व्हेन यू मेक क्रेडिट परचेज, योर एक्सपेंस इंक्रीज, परचेज डेबिट, और योर लायबिलिटी इंक्रीजेस, क्रेडिट हो जाता है। जब आप सामान क्रेडिट बेचते हैं तो योर डेटर, यमराज इज योर डेटर, बढ़ गया, डेबिट कर दिया। सेल्स नाम का रिवेन्यू बढ़ गया, क्रेडिट कर दिया। रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट लगाओ तो सही। सेल्स इज रेवेन्यू इंक्रीजिंग, क्रेडिट कर दिया, ऐसा करना है। ठीक है जी, आगे चले। आत्मा यमराज का ध्यान रहेगा, दो एंट्री करके ऐसे करना था। कंबाइन एंट्री क्या बनती? परचेजेस टू सेल्स। ऐसा नहीं करना, परचेज और सेल्स के अगेंस्ट एंट्री नहीं बनती है। परचेज किसी के नाम से होगी, सेल्स किसी के नाम पे होगी। दिस इज डन। नेक्स्ट, पेड म्यूनिसिपल टैक्सेस एंड इनकम टैक्स ₹2,000। क्या एंट्री करेंगे? म्यूनिसिपल टैक्सेस डेबिट करेंगे और इनकम टैक्स की जगह ड्रॉइंग्स लिखेंगे। इनकम टैक्स तो ड्रॉइंग्स ही होता है, म्यूनिसिपल टैक्स तो म्यूनिसिपल टैक्स है, लेकिन इनकम टैक्स क्या है? ड्रॉइंग्स है। इसलिए आपकी एंट्री बनेगी क्या? एंट्री नंबर कितना है? 12। आप लिखेंगे म्यूनिसिपल, म्यूनिसिपल टैक्सेस अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। म्यूनिसिपल टैक्सेस को कैश में भी पे कर सकते हैं आप लोग, एमसीडी के ऑफिस जाके। 3 और 2 5,000, 3,000, 2,000, 5,000। क्या लिखेंगे? पेड म्यूनिसिपल टैक्स। इनकम टैक्स ड्रॉइंग्स होता है। अरे यार एक बात समझो, ये हम मालिक से वसूलेंगे ना, कैश बैंक। हाँ, इनकम टैक्स वैसे क्या होता है, इनकम टैक्स अगर आपको पे करना होता है, अगर आपको नहीं, अगर आपको कैश भी पे करना है
तो मेरा सर्टेन बैंक ऑफ एसबीआई की ब्रांचेस होती है, वहां कैश जमा करा के चालान से भर सकते हैं आप, वैसे भी होता है। कैश भी हो सकता है, मैं आई कैन राइट हियर, क्योंकि एंट्री क्लियर नहीं है। ज्यादा अच्छा रहेगा कि बैंक से ही कर लें आप, बैंक टैक्सेस को पेमेंट आप बैंक से ही करेंगे, 5,000, दैट विल बी बेटर। पेड म्यूनिसिपल टैक्स एंड इनकम टैक्स, ये आपने भर दिया। बैंक से एंट्री कर लीजिए टू बी ऑन सेफर साइड। हाँ, डिविडेंड कलेक्टेड की एंट्री होती है, बैंक डेबिट टू डिविडेंड। आपने शेयर इन्वेस्ट कर रखे थे, डिविडेंड कलेक्ट कर लिया, बोलिए। म्यूनिसिपल टैक्स होता है बेटा प्रॉपर्टी टैक्स। दिल्ली में अगर आपका घर होगा तो आपको हाउस टैक्स भरना पड़ता है। नोएडा अथॉरिटी में क्लीनिंग चार्जेस लेते हैं वो, दिल्ली में भी क्लीनिंग चार्जेस लेते हैं वो, टैक्सेस। वो कहीं ड्राइंग्स होगा, वो तो बिजनेस की प्रीमाइसेस पे दे रहे हो आप, वो थोड़ी ड्राइंग्स होगा। डिविडेंड कलेक्टेड बोले ना अगर क्वेश्चन में, डिविडेंड कलेक्टेड, तो वो आपके लिए क्या हो गया, इनकम हो गई। तो डिविडेंड कलेक्टेड इज क्रेडिट, और बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया आपने, पैसा बढ़ गया। ऐसे एंट्री बनती है। नंबर नेक्स्ट, इंटरेस्ट ड्यू ऑन लोन 2 लाख एट द रेट 12% पर एनम 6 मंथ के लिए। तो इंटरेस्ट ड्यू ऑन बैंक लोन, लोन हम लाइबिलिटी वाला मानेंगे, तो बताओ कितना बनता है। 2 लाख का 12%, और 6/12, 12 से 12 चला गया, 0 0 0, 1 2 3 1 2 3, कितना हो जाएगा, 12,000। 12,000 का इंटरेस्ट ऑन लोन आपने नहीं पे किया, आउटस्टैंडिंग है। तो क्या एंट्री बनेगी, इसकी एंट्री क्या बनेगी, जरा ध्यान से देखेंगे। एंट्री नंबर कितनी है, 13। इंटरेस्ट ऑन लोन आपके लिए एक्सपेंस होता है, अगर पे नहीं किया तो इस लाइबिलिटी, तो आप बनाएंगे क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। और कितने का बना था, 12,000 का, 12,000 का। इसका रीजन समझिए, इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस था, बढ़ गया, डेबिट कर दिया। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन आपके लिए क्या थी, लायबिलिटी, बढ़ गई, क्रेडिट कर दी। क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट इज नॉट पेड ऑन लोन, या इंटरेस्ट इज आउटस्टैंडिंग ऑन लोन, ऐसी नरेशन लिखते हैं आप। स्केल पेंसिल यूज करा करो भाई। और तुम तो नरेशन तक नहीं लिखे, तुम्हारे पेज फटेंगे, मैं बता रहा हूँ। ऊपर कहाँ लिखे तुमने नरेशंस, यहाँ नरेशंस कहाँ लिखी है, पढ़ दूं। इन- अगर आप नरेशन नहीं लिखेंगे एग्जाम में, आपके 25% मार्क्स कटेंगे, ये ध्यान रखना। टीचर काटेंगे, यू हैव नो से इन दैट मैटर, यू विल लूज द मार्क्स। चले आगे थोड़ा सा, कैन आई प्रोसीड फर्दर। इधर देखिए, इधर इधर इधर, दिस एंट्री इज ओके विद एवरीबॉडी। इंटरेस्ट ऑन लोन इज एन एक्सपेंस, न पे करते तो क्या हो गया, लायबिलिटी। दिख रहा है बेटा मुझे, पानी पी लो, मुंह धो लो, कितना बोलता हूँ तुम्हें जाके, नींद आ रही है तुम्हें। देखिए आगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ लास्ट ईयर पेड इन दिस ईयर 5,000। पिछले साल की सैलरी आउटस्टैंडिंग थी, इस साल पे कर दी। सिंपल है भाई। क्या करेंगे, एंट्री नंबर 14, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने का, 5,000 रुपए का। 5,000 और 5,000, क्या लिख दिया, आउटस्टैंडिंग सैलरी इज पेड। अगर सैलरी पेड होता तो सैलरी डेबिट टू कैश करते, आउटस्टैंडिंग सैलरी वॉज योर लायबिलिटी, लायबिलिटी पे कर दोगे तो कम हो जाएगी, उसे डेबिट कर देते हैं। कैश चला गया तो आपका क्रेडिट हो गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी टू कैश। पिछले साल की सैलरी इस साल पे कर दी, यानी लायबिलिटी थी आपकी, यू पेड इट। अरे बेटा, एक्सपेंस कैसे है, जब आउटस्टैंडिंग शब्द लिखा तो एक्सपेंस कैसे हो गया। अगर आउट किसी एक्सपेंस के साथ आउटस्टैंडिंग एडवांस लग जाए तो वो एक्सपेंस रहता ही नहीं है। अकाउंटिंग इक्वेशन में बताया, जनरल एंट्री में बताया आप लोगों को मैंने। आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब लायबिलिटी, सैलरी मतलब एक्सपेंस, एडवांस सैलरी मतलब एसेट्स।
एडवांस इनकम मतलब लायबिलिटी, एक्रूड इनकम मतलब एसेट्स। एक्रूड एडवांस आउटस्टैंडिंग शब्द आएंगे तो वो एसेट्स लायबिलिटी होती है, एक्सपेंस इनकम नहीं रहते हैं वो। ये आपको डिस्कशन में कई बार बोला है मैंने। दिस एंट्री नंबर 14। 15, 2000 पेड इन कैश ऑन इंपोर्ट ऑफ मशीनरी। मशीन इंपोर्ट कर रहे थे, 2000 कैश में पे कर दिया। तो एंट्री नंबर 15, तो क्या बनेगी एंट्री? मशीनरी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना? 2000। अगर कोई मशीन खरीद रहे हैं, उसके इंपोर्ट में जो पैसे लगेगा वो मशीन की कीमत में जुड़ेगा। क्या बोलेंगे इसे? कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। ऑनलाइन जो है उन्हें समझ में आ रही है बात? यस पेड सर। फॉर इंपोर्ट ऑफ मशीनरी, मशीनरी के इंपोर्ट के लिए पैसा पे कर दिया। एक्विजिशन कॉस्ट का पार्ट है, हमारी मशीन की कीमत में जुड़ेगा। पेड फॉर मशीनरी, हमारी मशीन की कीमत में इसको जुड़ना था। दिस इज फाइन। बोलिए, एक्विजिशन कॉस्ट है ये। नेक्स्ट, वी आर रिसीव फ्रॉम डेटर्स। डेटर से क्या मिल गया? बिल्स रिसीवेबल मिल गया डेटर से। तो एंट्री क्या बनेगी? नंबर 16, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। और कितना अमाउंट कितना बनेगा? वी आर रिसीव फ्रॉम डेटर्स 10,000 का। यू विल राइट 10,000, 10,000 और 10,000। वी आर रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। इसका मतलब समझिए, बिल्स रिसीवेबल नाम की एसेट्स बढ़ गई और डेटर नाम की एसेट्स घट गई। ऐसा करके आपका पार्ट बना। बिल्स रिसीवेबल हमारे लिए एसेट्स होते हैं। हम सामान क्रेडिट में बेचते हैं, डेटर बनते हैं। डेटर से हम राइटिंग में ले लेते हैं, बिल्स रिसीवेबल बनता है, हमारे लिए एसेट्स होती है। हाँ जी, बिल्स, बिल्स पेबल लायबिलिटी होती है। नोट करिए इसको फटाफट से। एंट्री बनाएंगे BR2। अच्छा, अगर राम मोहन सोहन नाम लिखा होता तो उनका नाम लिख देते। BR रिसीट फ्रॉम सोहन ऐसा होता तो सोहन लिख देते। कुछ नहीं तो डेटर लिखेंगे। BP इशूड टू क्रेडिटर्स। BP इशूड टू क्रेडिटर्स क्या लिखते? क्या? BP एक्सेप्टेड इन फेवर ऑफ क्रेडिटर्स। ऐसे, BP एक्सेप्टेड इन फेवर ऑफ क्रेडिटर ऐसा अगर होता, एक ही मतलब है। जब हम PR रिसीव करेंगे एसेट्स होगा, बिल्स एक्सेप्ट करेंगे तो लायबिलिटी होता है। अब क्या बन जाता है? वो बिल्स पेबल। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? देखिए, एंट्री नंबर 16, हमारी एंट्री बनेगी क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। क्या बोले? अरे तो बिल्स पेबल किससे मिलता है? इसके अगेंस्ट जाता है। मैंने सामान क्रेडिट में खरीदा, क्रेडिटर बन गए। क्रेडिटर कहता तुम पे भरोसा नहीं है, हमने कहा बिल एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो क्रेडिटर कम हो जाएंगे तो डेबिट करेंगे BP नाम के। हाँ, कम हो गया ना, पे नहीं करा। हमने क्रेडिटर को बोला कि अब हम तुम्हारे ये ले BP पकड़िए, तुम्हारा हमारा हिसाब बराबर है। बाद में BP, एक लायबिलिटी कम हो गई, दूसरी लायबिलिटी बढ़ गई। क्रेडिटर नाम की लायबिलिटी कम हो गई तो क्या किया? डेबिट किया। और BP नाम की लायबिलिटी बढ़ गई तो क्या किया? डेबिट किया। अमाउंट कितना था भाई इसका? 3,000 का। दिस इज 3,000 और 3,000। क्या लिख दिया? BP एक्सेप्टेड फॉर क्रेडिटर्स। क्रेडिटर के लिए BP एक्सेप्ट कर लिए। कोई हमारे लिए एक्सेप्ट करेगा तो हमारे लिए BR बनेगा। अब किसी के लिए एक्सेप्ट करेंगे तो हमारे लिए वो BP बनेगा। तो यहाँ रूल क्या बना? क्रेडिटर कम हो गए तो डेबिट कर दिया, और BP नाम की लायबिलिटी बढ़ गई तो क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। कहाँ अटके हो? इसमें, इसमें या इसमें? जब क्रेडिटर को BP दे दिए तो क्रेडिटर लिस्ट से हट गए, उसकी जगह BP नाम की लायबिलिटी बढ़ गई। उसका मतलब ये होता है। वहां डेटर हो गया था तो क्या हो गया था? डेटर कम हो गया था, BR नाम की एसेस बढ़ गया था। दैट्स योर क्वेश्चन। ठीक है, चलें आगे। हाँ, ये बढ़िया है। एक घोड़ा खरीदी, एक गाड़ी खरीदी, और 5,000 रुपया कैरेज दे दिया जिसने घोड़े को हम तक पहुंचाया।
ये समझना, घोड़ा और गाड़ी दोनों खरीद लिया, ठीक है। और हमने कैरियज जो दिया, कैरियज, है ना, किसको दिया? जो घोड़े को लेके हमारे घर पहुंचा, है ना, पंचायत में घोड़ा एक, याद है? हिंद का सितारा, पंचायत देखी किसी ने सीरीज? हिंद का सितारा, हाँ वो घोड़ा, वही घोड़े की एंट्री। सोचो, प्रहलाद चाह जब घोड़ा खरीदते हैं तो क्या एंट्री करी होगी उन्होंने? लाइव स्टॉक टू कैश, है ना। और अभी घोड़ा मरेगा भी आगे। चलो पहले इसकी एंट्री करते, करो इसकी एंट्री घोड़ा खरीदने की। सोचिए क्या एंट्री बनती है। वो अलग एंट्री है, ये अलग, बाकी एंट्री अलग है। पार्टी बोलेंगे ना, घोड़ा और गाड़ी। अरे घोड़े के साथ लगता है नहीं, पीछे टांगा चाप की चीज लगती है, घोड़ा गाड़ी। हाँ कैपिटल, अरे क्या बात है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा ये। घोड़ा तुम्हारा लाइफ, वो थोड़ी है बिजनेस। हाँ लाइफ स्टॉक कर दीजिए, कोई बात नहीं, हॉर्स कर दें, लाइफ स्टॉक कर दें, नट डजेंट मैटर। मुझे क्या पता, करो तो सही एंट्री, डू दिस एंट्री। ये भी बड़ी पॉपुलर एंट्री है। मैं नहीं बताऊंगा, कुछ सोचो। हम्म? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये एंट्री बड़ी सिंपल है। तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो गया। क्या लिखे एंट्री? लाइफ स्टॉक गलत, बिल्कुल गलत। कोई ऑनलाइन में बताइए क्या एंट्री करी है आप लोगों ने। समबडी प्लीज टेल मी, ऑनलाइन में क्या एंट्री करी है? कोई बताएगा मुझे? चलो कर लेते हैं, थोड़ा समय कम है तो मैं कर लेता हूँ, है ना। है, हाँ दिखाओ। लाइव स्टॉक कार्ड डेबिट टू कैश, ना, थोड़ी गड़बड़ कर दी है, मैं बताता हूँ कैसे। सर हाँ जी बोलिए, क्या था? सर इनका टोटल करके कैरियर्स माइनस होके क्रेडिट होगा। नहीं नहीं, गलत गलत, कैरेज माइनस होगा ही नहीं। एंट्री नंबर 18 है, 18, एंट्री नंबर 18, ध्यान से देखेंगे क्या करना है। आप लिखेंगे क्या? लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट, या घोड़ा अकाउंट डेबिट, हॉर्स अकाउंट डेबिट भी कर सकते थे, कितने का? 2 लाख का। नहीं, घोड़े के साथ आपने क्या दिया है? नहीं, तुम्हारी एंट्री ठीक है। घोड़े में पैसा लगा ना, लाने का पैसा, तो घोड़े को लाने में पैसा खर्च हुआ ना। घोड़े को लाने में जब पैसा खर्च हुआ तो क्या करेंगे? लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट करेंगे, कितने से? 2 लाख प्लस कितना दिया है? 5,000। तो आपका लाइव स्टॉक कितने का पड़ गया? 2,05,000 का पड़ा। घोड़े को लाने में जो खर्चा आपके पास लगा वो एक्विजिशन कॉस्ट है, 5,000। कार्ट अकाउंट डेबिट, कार्ट अकाउंट डेबिट, कार्ट कितने की पड़ी थी आपको? 50,000 की पड़ी थी, 50,000 की। और कैश अकाउंट, 2 लाख। हाँ तो लिख तो रखा है। कैरिज उस बंदे को दिया जो कि घोड़ा लेके आया, कैरिज कार्ट के लिए थोड़ी दिया है। हाँ कर सकते हो, लेकिन आप कंबाइन कर लीजिए, कोई फर्क पड़ना नहीं 55,000 से। हाँ लिख सकते हो अलग अलग, हाँ एक साथ लिखना चाहिए आपको। हाँ लाइव स्टॉक टू कैश भी लिख सकते हैं, कार्ड टू कैश भी लिख सकते हैं, दोनों, लेकिन कंबाइन रहेगा, ठीक है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। क्या कर दिया? परचेजेस, परचेज्ड हॉर्स एंड कार्ट, घोड़ा और गाड़ी खरीद ली है। घोड़ा और क्या कर लिया? गाड़ी खरीद ली है। अब बोल क्या कह रहा है? बेटा पानी पी के, मुंह धो के आ जा। बोल रहा हूँ तुझे मैं, नींद आ रही है तुम्हें, झपकियां ले रहे हो। नेक्स्ट एंट्री नंबर 19। पढ़ते समय झपकी हमें भी आती थी खूब, जब स्टूडेंट लाइफ में 6:55 में क्लास होती थी सुबह सुबह, तब आती थी नींद, ऐसे झोंके, सटन से चौक मारते थे। अब तो मैं गंजा हूं वैसे, लेकिन अभी नहीं। नंबर नेक्स्ट। अब एक एक्सीडेंट में क्या हो गया, अ, हमने घोड़ा और गाड़ी ऋषित को पकड़ा दी, पहाड़ों में लेके चला गया, अब धूम मचा रही, धूम सर से चल रहा है, घोड़ा गाड़ी सब, ये तो खुद तो कूद गया।
घोड़ा गाड़ी गड्ढे में चली गई। इन एन एक्सीडेंट कार्ट वॉज डिस्ट्रॉयड, घोड़ा मर गया। एंड कार्कस वॉज सोल्ड फॉर ₹12,000। ये क्या चीज होती है कार्कस? घोड़े की जो बॉडी होती है उसको आप बेच देते हैं किसको? जो कि उसकी खाल को निकालकर उसके जूते उते बनाते हैं। ऐसा होता है ये, कार्कस कहते हैं। घोड़े का शरीर जो है वो बेच दिया आपने। ठीक है जी, है ना? हाँ, तो अब एंट्री क्या बनेगी जरा देखिए। एंट्री नंबर, कैश अकाउंट डेबिट 12,000 से, टू लाइव स्टॉक अकाउंट 2,05,000 से, टू कार्ट अकाउंट 50,000 से, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितने से? 55 में से 12 माइनस कर दो तो कितना बचता है? 243। दिस इज योर लॉस। ये क्या हुआ? आपका लॉस हो गया। अरे घोड़ा गाड़ी बर्बाद हो गई, पैसा रिकवर कितना हुआ? सिर्फ 12,000। सो रेस्ट ऑफ द अमाउंट इज व्हाट? लॉस। तो या तो लॉस इन एक्सीडेंट भी लिख सकते थे या प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट भी कर सकते, मतलब ज्यादा अच्छा रहेगा तो ऐसे लिखें, ज्यादा होगा तो ऐसे लिखें आप। ऐसे लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, कितना पैसा मिला था हमें? 12,000 ना? 12,000, 12,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में लॉस इन एक्सीडेंट, लॉस इन एक्सीडेंट डेबिट, टू लाइव स्टॉक अकाउंट, और टू कार्ट अकाउंट। 2,05,000, 50,000, और ये 2,43,000। ऐसे एंट्री बन गई। और क्या बोलेंगे? हॉर्स लॉस्ट हॉर्स एंड कार्ट इन एन एक्सीडेंट, इन एन एक्सीडेंट। घोड़ा गाड़ी दोनों एक्सीडेंट में क्या हो गई? तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, डिस्ट्रॉय हो चुकी है। ये एंट्री बनती है। कुछ लोग लॉस इन एक्सीडेंट डेबिट करते हैं, कुछ प्रॉफिट लॉस से करते हैं। और मैंने बोला था ना, जब कोई एसेट्स का नुकसान होता है तब प्रॉफिट लॉस यूज होता है, गुड्स में नहीं करते ऐसा। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर में क्या लिखते थे एंट्री? लॉस बाय फायर टू परचेज। ये तो करते थे, इसलिए नहीं करते थे, इसलिए ये आपकी एंट्री नंबर 19 हो गया। ठीक है जी, लिखे आगे। क्लियर है जी? बताओ पीछे से जैस्मीन। रिसीव्ड एन ऑर्डर ऑफ गुड्स फ्रॉम सुमित, क्या करना है भाई? नंबर 18, रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम गुड्स फ्रॉम सुमित, नो एंट्री। ऑर्डर मिलने की थोड़ी एंट्री करते हैं। अब एक बात समझना, एग्जाम में नो एंट्री लिख के आना है। अभी 2 साल पहले एक बच्चा था डीपीएस का, कह रहे सर एंट्री नहीं होती, मैं तो खाली छोड़ के आ गया। मैंने खाली छोड़ के आया मतलब? कह रहे सर एंट्री नहीं होनी थी। अभी तो मैंने कहा लिख के आता ना नो एंट्री, खाली क्यों छोड़ के आया? कह रहे सर ठीक तो था, नंबर कटे उसके। ऐसा नहीं करना। अब आप लिखेंगे जैसे ट्रांजेक्शन 20 है ना, तो आई राइट ट्रांजेक्शन 20, ऐसे लिखूंगा, और अंदर लिख के आऊंगा क्या? नो एंट्री। अगर जब मैं नो एंट्री लिखूंगा तभी नंबर मिलेगा। तुम खाली छोड़ दोगे इसका मतलब आपने अटेम्प्ट ही नहीं करा। जहां नो एंट्री होनी होती है, तो अकाउंटिंग क्वेश्चन या जनरल एंट्री लिख के ये नो एंट्री, जैसे अकाउंटिंग क्वेश्चन है ना, कहीं लिखा है नो एंट्री, वहां लिखे नो एंट्री, और फिर उसको न्यू क्वेश्चन बनाइए। ऐसा करना है। ठीक है जी? पता चला उसको स्किप कर गए, स्किप भी करते हो तो नीचे लिखो नोट में, नोट ट्रांजेक्शन नंबर 9 विल हैव नो एंट्री, तब नंबर मिलेंगे, अदरवाइज नंबर नहीं मिलेंगे। जैसे फाइन। ये क्या पार्ट था? ऑर्डर लेने का था। अ चेक रिसीव्ड फ्रॉम महेश 3,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक वाज रिटर्न एट डिसऑनर्ड। चेक, किसका चेक मिला था? महेश से मिला था, बैंक में डाला था, डिसऑनर हो गया। नहीं, क्यों एंट्री होगी? ये तो चेक पहले जमा कराया था ना कभी, आज तो डिसऑनर की एंट्री होगी। तो क्या करेंगे? बैंक से पैसा कट जाएगा, आप महेश को पकड़ लेंगे, तो एंट्री क्या बनेगी? महेश डेबिट और बैंक क्रेडिट। बैंकिंग का एंट्री नहीं है, करवाई थी पिछली क्लास में। कहाँ अटकी जैस्मिन? तो कैन वी राइट द एंट्री है? एंट्री नंबर 21, महेश अकाउंट डेबिट टू बैंक, अमाउंट कितना? 3,000, 3,000। व्हाट ट्रांजेक्शन विल राइट? चेक
ऑफ महेश इज डिसऑनर्ड। चेक ऑफ महेश क्या हो गया है? डिसऑनर हो गया है। तो महेश नाम का डेटर बढ़ गया और बैंक से पैसा कट गया। जैसे चेक डिसऑनर होगा, पैसा, मैंने पिछली बार बताया था आपको, जब चेक आता है आपके अकाउंट में पैसा बढ़ जाता है, जब चेक डिसऑनर हो जाएगा आपके अकाउंट से पैसा कट जाता है। भाई क्यों लिखूंगा मैं? चेक कभी मिला था? चेक फ्रॉम महेश वॉज डिपॉजिटेड इन बैंक, कभी बैंक में जमा कराया था ना। आज तो क्या हो रहा है? आज तो डिसऑनर हो रहा है वो। कभी जमा कराया था, आज डिसऑनर हो रहा है, तो आज तो डिसऑनर की एंट्री करूंगा ना, जमा कराने की एंट्री क्यों करूं मैं? चले। स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर इज 32,000। अगर स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर लिखा है 32,000, तो उसकी एंट्री क्या बनती है देखिए जरा। एंट्री नंबर 22। अगर लिखा है स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर, उसकी कोई एंट्री नहीं होती है। स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर की एंट्री बनती है क्लोजिंग स्टॉक, या फिर स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, टू ट्रेडिंग अकाउंट। कितने का स्टॉक है बताइए? 32,000 का। 32,000 और 32,000, और क्या बोलेंगे? स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड कर लिया, ऐसी एंट्री बनती है। अच्छा, कई बार ये दे रखा होता है स्टॉक 32,000 का, वैसे ऐसे भी दे रखा होता है क्वेश्चन में कई बार, ये स्टॉक 32,000 का, मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू 35,000, ऐसे भी दे रखा होता है। तो दोनों में से जो कम वैल्यू होगी उस पर लिखेंगे उसको। स्टॉक 32,000 का, ब्रैकेट में मार्केट वैल्यू 30,000 है, तो एंट्री कितने से होती है? 30,000। क्लोजिंग स्टॉक इज रिकॉर्डेड कॉस्ट ए मार्केट विच एवर इज लेस। याद है, साल के आखिर में स्टॉक को क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। तो मार्केट या कॉस्ट जो भी कम होती है, अब इन दोनों में से कम कौन सी? 32, 32 लिखेंगे। लेकिन अगर बोलते मार्केट वैल्यू 30, तो 30 लिखते हैं, जो भी कम होती है वैल्यू उसको लिखते हैं। अभी आपके क्वेश्चन में तो सिर्फ 30। प्रूडेंस प्रिंसिपल है, एंटिसिपेट नो प्रॉफिट प्रोवाइड फॉर द लॉसेस, कॉस्ट या मार्केट विच एवर इज लेस। ये रहा। गुड्स परचेज फ्रॉम राम 1 लाख, पेड ओनली 80% अमाउंट इन कैश। आसान एंट्री है। परचेजेस डेबिट 1 लाख, टू कैश 80,000, और टू राम 20,000। जितना पे कर दिया कैश, जो न पे कर का है वो आपकी लायबिलिटी। बोलिए। हाँ, अगर ये 30 होता तो 30 लिखता, लेकिन अगर दोनों वैल्यू दे रखी हो तो जो कम होगी उससे लिखेंगे। दो वैल्यू दे रखी होगी तो कम वाली लिखनी है। अगर ये मार्केट वैल्यू ना देके सिर्फ 30 लिखते तो 30 लिखते, लेकिन अगर यहाँ 30 लिखा है, वहाँ 35 है, तो 30 को लिखते। अगर वैल्यू दो है तो कंपैरिजन में छोटी वैल्यू को लिखेंगे, स्मॉलर वैल्यू को यू हैव टू रिकॉर्ड। गुड्स परचेज फ्रॉम राम 1 लाख, तो आपकी एंट्री क्या बनेगी यहाँ पर? एंट्री नंबर 23। आप लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट 1 लाख से, टू कैश अकाउंट कितने से? 80,000 से, और टू 80,000 से, और टू राम कितने से लिख देंगे? 20,000 से। क्या नरेशन बनेगी? परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राम, ये एंट्री। परचेज गुड्स फ्रॉम राम, हाँ ठीक है, दिस इज एंट्री। परचेज अकाउंट डेबिट 1 लाख से बनेगा। जो पे कर दिया कैश, जो ना पे कर पाए उसे क्या बोलेंगे आप? क्रेडिट, क्रेडिटर बन जाएंगे राम। दिस इज फाइन। बोलिए। चले आगे थोड़ा सा। received a sum of rupees 3,000 being rent of some portion of building let out to tenant। क्या एंट्री बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट, सिंपल। आपने अपनी बिल्डिंग का कोई पोर्शन किराए पे दे दिया था, उसका पैसा मिल गया, उसका रेंट मिल गया, सिंपल एंट्री है। क्या बनेगी सिंपल एंट्री आपकी यहाँ पर? एंट्री नंबर कौन सी है ये? एंट्री 22। क्या बोलेंगे? 24। यू विल राइट 24। क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट। कितना पैसा मिल रहा है रेंट रिसीव्ड से आपको?
सम ऑफ 3,000, 3,000, 3,000। क्या नरेशन बनेगी? रेंट इज रिसीव्ड, रेंट इज रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड की एंट्री बना ली, काम खत्म हो गया। ये एंट्री बन गई आपकी रेंट अकाउंट की एंट्री। नेक्स्ट चलें। रिसीव्ड 3,000 फ्रॉम रमेश ऑन हिज अकाउंट ऑफ रुपीज 10,000। रमेश से हमें 10,000 लेना था, उसने अपने अकाउंट के अगेंस्ट हमें कितना पैसा दे दिया? 3,000 दे दिया। फुल सेटलमेंट नहीं लिखा है, बैड डेट भी नहीं लिखा है, तो सिंपल पैसा मिला है। कैश टू रमेश, क्या एंट्री बनेगी? कैश टू, कैश टू रमेश। वट यू विल राइट? ट्रांजेक्शन नंबर 25, कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट 3,000, 3,000। रिसीव्ड कैश फ्रॉम रमेश ऑन अकाउंट, ऑन अकाउंट रमेश से पैसा मिल गया, कैश बढ़ गया, डेबिट कर दिया। रमेश नाम की लायबिलिटी कम हो गया, रमेश नाम का डेटर कम हो गया तो उसे क्रेडिट कर दिया, ऐसा करके। ठीक, देख रहे हैं जनरल एंट्री के लास्ट पे पहुंचे हम लोग। और 26, अरे थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसको, कर सकेंगे जल्दी? हो जाए, कर लें। परचेज, हाँ, परचेज एन आयरन सेफ 12,000 की, टाइपराइटर 20,000 का, ऑफिस इक्विपमेंट। तो क्या करेंगे बताइए? ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, या फिर आयरन सेफ डेबिट, टाइपराइटर डेबिट टू कैश। लिख लीजिए एंट्री, या तो ऑफिस इक्विपमेंट लिख लीजिए, नंबर 26। ऑफिस इक्विपमेंट नहीं, हम ऐसा कर लेते हैं, आयरन सेफ थोड़े हाँ, पर ठीक है। ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना कितना खर्चा कर दिया हम लोगों ने? 12 और 12, 32,000, 32,000। तो क्या लिखेंगे? परचेज्ड एन आयरन सेफ एंड टाइपराइटर फॉर ऑफिस। लेकिन अगर घर के लिए खरीदते तो क्या हो जाता? ड्राइंग्स हो जाती, ड्राइंग्स। इसलिए ये वाला भी। परचेज एन इलेक्ट्रिक फैन, तो वही इलेक्ट्रिक फैन या फिक्सर्स अकाउंट डेबिट टू कैश। पंखा खरीद लिया, पंखा तो फिक्सर्स होता है ना, लिखेंगे आप, या तो फिक्सर्स अकाउंट लिखेंगे, या लिख देंगे क्या? फिक्सर्स, ये लाइट एसी फिक्स, फिक्स हो रखा है जो, बोले था ना फर्नीचर एंड फिक्सर्स, जिस पे आप बैठे हो फर्नीचर है, तो वो जो दीवार पे टंगा हुआ वो सब क्या है? फिक्सर्स है। तो आप अपना आप इलेक्ट्रिक फैन अकाउंट डेबिट टू कैश कर लीजिए। एंट्री नंबर क्या है? 28, 27। क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फैन अकाउंट डेबिट, या हम क्या कर सकते हैं, फिक्सर्स अकाउंट भी लिख सकते हैं, टू कैश। वट अमाउंट? 1,600। क्या नरेशन बनेगी? परचेज्ड इलेक्ट्रिक फैन। जब तक कुछ ना बोला जाए तब तक वो ऑफिस के लिए होता है। एसेट्स बढ़ गई, पैसा घट गया, यू विल राइट दिस एंट्री, इलेक्ट्रिक फैन डेबिट टू कैश। लिख पा रही हो? ओके, बस ये यहीं तक कर ले, छोटा सा, थोड़ा सा रह गया, मैं अगला वाला बाद में कर लेंगे। ये लास्ट क्लास, अगली क्लास आपकी कंक्लूडिंग हो जाएगी इसकी, उसमें बुक के क्वेश्चन भी मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, ठीक है? तो अगली क्लास तक बुक के क्वेश्चन करके लाना आप लोग। पेड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर महेश, हमारा, अच्छा, गुड्स कॉस्टिंग 30,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 33% ऑन कॉस्ट। तो 33.33 का मतलब क्या था? 1/3। कॉस्ट कितनी है? 30,000। प्रॉफिट कितना है? 30,000 का कितना? 1/3, 10,000। सोहनलाल को बेच दिया, तो आपकी एंट्री बनेगी सोहनलाल डेबिट कितने से? 40 से, टू सेल्स कितने से? 40 से। प्रॉफिट लॉस तो दिखता ही नहीं है ना इसके अंदर। अरे वो तो अकाउंटिंग क्वेश्चन में दिखता है, जनरल में थोड़ी दिखता है। आपकी एंट्री क्या बनेगी? ट्रांजेक्शन में कितना है? 28। सोहनलाल
सोहनलाल डेबिट टू सेल्स, कितना, 40,000 से और 40,000 से। गुड्स सोल्ड टू सोहनलाल, ऐसे। और गुड्स सोल्ड टू सोहनलाल लिख दिया। और भाई बेटा ध्यान रखना, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है, अगर प्रॉफिट ऑन सेल्स होता तो कैलकुलेशन बदल जाती। प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है, कॉस्ट गिवन है 33.33 का मतलब वन थर्ड होता है। 33.1 थर्ड का मतलब 10,000। तो 30 + 10, दिस इज योर कॉस्ट। सेल्स प्राइस कितना है, 40,000। 40 की एंट्री कर देंगे, सोहनलाल डेबिट टू सेल्स। कैश तो दिया नहीं उसने। 9, नेक्स्ट, पेड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस ऑन बिहाफ ऑफ आवर सप्लायर महेश। हमारा सप्लायर है महेश, क्रेडिटर है हमारा। उसने बोला मैं एडवर्टीजमेंट करना चाहता हूं, हमने कहा कर लो, करा, लेकिन पैसा तुम दे दो। हमने कहा दे देते हैं। अगर आपका होता तो आप लिखते एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंटेबल टू कैश। आपका तो है नहीं, आप किससे रिकवर करोगे इसे, महेश से। तो महेश को डेबिट करोगे और कैश क्रेडिट करोगे, एडवर्टीजमेंट नहीं लिखोगे। ठीक है जी। 29 क्या लिखेंगे, महेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट लिखेंगे, 10,000। क्या लिखेंगे, पेड, पेड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस ऑन बिहाफ ऑफ महेश। महेश के बिहाफ पे हमने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस पे कर दिए, है ना। 29। ठीक है जी, एंट्री लिख पाए सब लोग इसको, छोड़ना नहीं बेटा, एंट्रीज को लिख लेना। ये एंट्री जब आप लिखेंगे तब आपके काम आएगी, जब आप इसे रिवाइज करेंगे तो। नेक्स्ट, 30, पेड 7,000 टू रमित ऑन बिहाफ ऑफ सुमित। अब बोलो, हमने किसे पे किया, रमित को। किसे पे किया उसका कोई यूज नहीं है, पैसा किसका था, सुमित का। तो किसको पे किया हमने, 7,000 रमित को पे कर दिया ऑन बिहाफ ऑफ सुमित। हमने पैसा किसे देना था, हमने रमित को बोला रमित ये सुमित का पैसा चुका देना जाके। लेकिन अल्टीमेटली कर्जा किसका चुका, सुमित का चुका। तो एंट्री बनेगी सुमित डेबिट टू कैश। एंट्री ट्रांजेक्शन नंबर क्या है, हाँ 30, ट्रांजेक्शन 30 है। क्या लिखेंगे, सुमित अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देख लेना बेटा, अगर ऑनलाइन में किसी को डाउट लग रहा हो तो प्लीज मुझे बता दें, ऐसे गड़बड़ नहीं करेंगे। कितना हो गया अमाउंट, पेड टू रमित ऑन बिहाफ ऑफ सुमित। कितना अमाउंट कितना धरे, अमाउंट था 7,000। 7,000 और 7,000। ट्रांजेक्शन नंबर 31, लास्ट, सेकंड लास्ट बची है। एक्सचेंज ऑफ ओल्ड मशीनरी 8,000 फॉर न्यू मशीनरी 10,000 फ्रॉम रामा मशीनरी। ठीक है जी। तो आप लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट न्यू, कितने की न्यू मशीन आपके पास आई है, 10,000 की। टू मशीनरी अकाउंट ओल्ड, कितने की चली गई है मशीनरी आपके पास, कितने की चली गई है, हाँ 8,000 की, 8,000 की। अब आपको कितना पैसा देना है, 2,000। किसके नाम पे जाएगा, टू रमा मशीनरी, 2,000। ऐसे होगा भाई, जब तुम सामान दे, आप एप्पल का नया फोन ले रहे हो पुराना दे रहे हो, तो पैसा कट के बचेगा, वही तो देना है। पैसा दिया नहीं आपने, तो क्रेडिट माना जाएगा। तो क्या एंट्री बनेगी, नरेशन क्या बनेगी, परचेज्ड अ न्यू मशीनरी, ठीक है, इन एक्सचेंज ऑफ, इन एक्सचेंज ऑफ ओल्ड मशीनरी। क्यों बनेगा, प्रॉफिट लॉस अगली एंट्री में बनेगा ना, ये बनेगा ना अगली एंट्री में, यहाँ बनेगा प्रॉफिट लॉस। बस ये लास्ट है। अगली जो क्लास करूंगा मैं, पहले इसके बहुत सारी केसेस कराऊंगा, फिर हमारा हो जाएगा लास्ट एंट्री। आपने ओल्ड मशीनरी 6,000 की थी, लेकिन उसकी वैल्यू 8,000 थी, न्यू मशीनरी 10,000। 6 की मशीन आपकी आपकी वैल्यू 8 थी,
जिसकी वैल्यू कितनी लगाई गई, 6,000 लगाई, 2 लाख, 2,000 का नुकसान वही हो गया। और किस मशीन के बदले में, 10,000 की मशीन के बदले में। ठीक है, देखो कैसे करना था आपने। आप लिखते हैं एंट्री नंबर 32, आप लिखते मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी न्यू अकाउंट डेबिट 10,000 से, टू मशीनरी ओल्ड अकाउंट, आप 8,000 ही लिखेंगे यहाँ पर। आप अपनी बुक वैल्यू कम करेंगे। 8 की मशीन की वैल्यू कितनी लगाई जा रही है, 6,000, तो कितने का नुकसान हुआ, 2,000 का। यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस इन एक्सचेंज, लॉस इन एक्सचेंज डेबिट, कितने का लॉस हो गया, 2,000 का। अब टू, किसको बेचा सामान आपने, ये वाला, किसको बेचा ये, कुछ नहीं, कैश में दे दिया, कैश में, टू कैश अकाउंट। तो ये नरेशन लिख लेंगे आप। 12,000 था नीचे, 4,000 आपने कैश दिया, ऐसे करना है। वो जो 8 और 6 का डिफरेंस है ना, उसे लेके चलना है। तो दिस इज डन, यही करना था यहाँ तक। अगली क्लास में जब आपके साथ चलूंगा ना, मशीनरी पुरानी नई के अलग अलग केस कराऊंगा, और ये वो लास्ट इलस्ट्रेशन बची है वो, और बुक से क्वेश्चन, एंड ये टॉपिक इज डन। ऐसा करेंगे हम लोग, ठीक है। बुक के क्वेश्चन करके लाएंगे सारे के सारे, क्योंकि बुक के क्वेश्चन मैंने परसों, जब भी अगली क्लास होगी उसको रिवाइज करना है। डेफिनेटली आई रिवाइज दैट। ठीक है, सो यहीं पर क्लास खत्म कर